हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 29 तारीख को बच्चों आपके जो गणित का पेपर होने वाला है, कक्षा 8 की गणित का जो ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। और ये पूरा जो पेपर मैं आपको उसमें सोल्व करवाने वाला हूँ। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, ताकि आप जो 29 तारीख को जो आपका जो पूरा पेपर है वो आप जो अच्छे प्रकार से आप कर पाएँ। और आपका जो स्कोर है वो आप 80 में से 80 का जो स्कोर है वो आप पूरा कर पाएँ। और आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो आप पूरा कर सकें। तो जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, मैं जो आपकी वीडियो अपलोड करता हूं उनको आपको अच्छी प्रकार से देखना है और उनको अच्छे से समझ लेना है। आपके 100% जो आपका जो परीक्षा में पेपर आपके फंसेगा और इसमें से आपके जो 100% आपके जो 80 में से 80 का जो आपका स्कोर वो पूरा होगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार जो 80 में से 80 का स्कोर करने का, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और एक काम आपको और करना है, मैं जो आपको वीडियो के बीच में प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर आपको कमेंट करके बताते जाना है। तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहले मैं आपको इसका जो पूरा पेपर बताता हूँ, किस प्रकार से आपको जो पूरा पेपर आएगा। और ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, जो कि आपकी 29 तारीख के पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो पेपर है। और इसमें से आपके जो 100% आपकी जो परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेपर आपको इसको अच्छी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने ऐप के ऊपर। जो वो कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको जो गणित में ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से सॉल्व करना आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो इन प्रश्नों को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो 80 में से 80 का जो स्कोर है वो कर पाएंगे। क्या क्या आपको करना होगा, तो इन सभी प्रश्नों को आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये पूरा आपका पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन का जो पेपर है। और ये आपके गुणनखंड वगैरह सारी चीज़ में आपको ग्राफ वगैरह सब जो आपके क्वेश्चन आएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के लास्ट तक का जो आपके आंसर है वो इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। और इस वीडियो को अपने कक्षा के सभी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना जो मेन चैनल है उसके ऊपर वीडियो अभी बंद है, क्योंकि उसके ऊपर जो यूट्यूब ने स्ट्राइक दे रखी है। इस कारण मैं आपके जो गणित की तैयारी के लिए आपके अच्छे नंबर आए गणित में, इसलिए मैं आपको इस चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपका जो सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, 6000 बच्चों टैबलेट मिलने वाला है। तो 6000 बच्चों को अगर टैबलेट मिलेगा और आपका भी सपना इस बार टैबलेट लेने का, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। देखो, पहला प्रश्न से लगा के 8वें प्रश्न तक आपके जो 8 अबशब्द आएंगे, ठीक है। इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो पहला प्रश्न आपके इस प्रकार से है कि ये आपकी संख्या दे रखी है और इसका गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का नाम इसमें है, तो उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर दे रखा आपके 15/7 इंटू 7/15 बराबर में आपका 1 आ रहा है। तो गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म है ये, तो ये क्रम विनिमय है, ये सातचर्य है, ये वितरकता का नियम है, या फिर आपके गुणात्मक जो प्रतिलोम है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके बच्चों क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका सही उत्तर करना है। अब आपके इसमें प्रश्न आ जाए कि ये क्रम विनिमय क्या होती है। तो क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि क्रम बदलने पर जो गुणा में और जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों के उत्तर एक ही आते हैं, ठीक है। तो इनका आपको क्रम विनिमय का नियम भी आपको अच्छे से याद करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, समीकरण में सदैव समता चिन्ह के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समता चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो इक्वलिटी का जो आपके साइन होता है वो बताना आपको। तो इसमें आपके इक्वलिटी के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है। तो इक्वल के लिए आपको कौन सा, बराबर के लिए आपके कौन सा चिन्ह काम में लिया जाता है। तो इक्वल के लिए आपके ये जो सी वाला उत्तर दे रखा बराबर वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण को हल करने के लिए ये वाला इसका जो बराबर वाला निशान है वो काम में लिया जाता है। जो एक समीकरण है ये 2x + 4 = 8, ये एक समीकरण है। इसमें बराबर से जो इस वाली साइड को है, तो ये वाली साइड है बराबर से इधर वाली साइड, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहा जाता है बायां पक्ष, इसको कहा जाता है बायां पक्ष। और समीकरण के उस तरफ जो भाग होता है इसको कहा जाता है दायां पक्ष। इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड। और RHS कहते हैं इसको, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको दायां पक्ष कहा जाता है। तो ये दोनों भी नाम आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। बायां पक्ष कौन सा होता है, दायां पक्ष कौन सा होता है, समीकरण को हल करना भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि जो रैखिक समीकरण होती है उसकी घात कितनी होती है। कमेंट करके बताओ कि रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है। रैखिक समीकरण की घात आपको कमेंट करके बतानी। और जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करना है। अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं से भी सर्च करके आपको आंसर कमेंट करना है। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं।
और जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आना है, तो आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक मत देखें, अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। आपका जो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जो इसी प्रकार से शुरू से अंत तक इधर उधर घूमते रहेंगे और आपका पेपर है जो लास्ट में ख़राब भी होगा। और फिर आप कमेंट करोगे कि हमारा पेपर तो ख़राब हो गया, हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो आपके मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। पेपर उन्हीं बच्चों के अच्छा होता है जिनके जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। मैं वीडियो के अंदर आपको कई सारे कंसेप्ट और क्लियर करूंगा, जिससे कि आपका जो और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका जो पेपर है जो और भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न आपके तीसरा है ये कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो सभी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 360 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 360 डिग्री इसका जो करेक्ट आंसर है रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितनी होती है। एक तो ये कमेंट करके बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों की जो अंदर के जो कोण है इनकी जोड़ कितनी होती है। ठीक है, इन दोनों के जो अंतर कोणों का योगफल आपको कमेंट करके बताना है। त्रिभुज का कितना होता है, चतुर्भुज का कितना होता है। अंतर कोणों का योग अलग अलग होता है। बहिष्ठ कोण का मान, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल पूछे तो सभी जो पॉलीगन होते हैं, सभी जो बहुभुज होते हैं, उन सभी का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, उन सभी का जो योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपके इसकी पूछे कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण कितना होगा, अगर जो उसमें 3 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 360 में फिर 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपके 120 डिग्री आएगा। और यही अगर आपके चतुर्भुज होगा तो फिर 4 का भाग देंगे तो फिर आपके 90 डिग्री आ जाएगा। तो बाहर का कोण अगर आपको ज्ञात करना हो तो भुजाओं की संख्या का भाग लगा देना है। तो ये उत्तर आपको जो अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। और अगला प्रश्न फिर आपके ये है कि समकोण का मान कितना डिग्री होता है। समकोण का मान कितना डिग्री होता है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मैं जो उत्तर आपके प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, आप कमेंट करें और इन्हीं प्रश्नों के आपके जो जवाब आपको परीक्षा में देने हैं। ये गारंटी मेरी, अगर आप जो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से आपको जो 7 का पूर्ण वर्ग संख्या बतानी कि इसमें से 7 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। तो आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, ठीक है, 7 का। तो 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा, तो 7 की जो पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको उसी से गुणा करते हैं। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी 7 7 49। तो बच्चों 7 का वर्ग कितना होगा, 7 7 49 उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 49 49 इसका सही उत्तर रहेगा। आप कमेंट करके बताओ कि जो ये 81 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कमेंट करके बताओ ये जो 81 है वो किसका है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 36 किसका है, तो 36 तो आप सभी को पता होगा ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपके 36 आ जाएगा। तो आपको वर्ग आना चाहिए। स्क्वायर फिक्स आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% आपकी जो स्क्वायर का जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, आपकी क्वेश्चन आएगा कि 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होगा, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 को 12 से गुणा करना है। तो 12 को 12 से गुणा कर लो, 12 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। इसी प्रकार से आपको बताना है 15 का वर्ग कितना होता है। आपको 15 का वर्ग कमेंट करके बताना है। और एक आपको कमेंट करके बताना कि 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है। तो 400 का आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, 400 का आपको क्या करना है, वर्गमूल बताना है। 15 का वर्ग बताना है एक तो, और एक 400 का आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, वर्ग होता है तो उसकी घात 2 होती है। वर्ग के लिए घात 2 लगाते हैं। और अगर आपके घन हैं, क्यूब हैं, तो क्यूब के लिए घात कितनी लगाते हैं, 3 लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो निशान है वो आपको अंडर रूट का निशान है। इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको वर्गमूल कहा जाता है। स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, और इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। और इसी के अंदर आपके अगर यहाँ पे 3 लगे हुए तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, इसको घनमूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको घनमूल कहा जाता है। ये भी निशान आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके ये है आपके हार्डी सुलझे जो हार्डी रामानुजन जो संख्या है वो आपको बतानी है। तो इनमें से जो कौन सी सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1729 हो जाएगा। हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, आपको पता होगा कि कोई सी भी संख्या अगर इसको अपन 2 अलग अलग जो घन के रूप में
जो क्यूब के जो फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको अपन हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। तो ये जो आपके 1729 है, 1729 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का घन प्लस 12 का घन। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का घन प्लस 12 का घन। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? एक हार्डी रामानुजन संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जिसको अपन अलग अलग घन की योगफल के रूप में लिख सकते हैं उनको हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है। और सबसे छोटी जो रामानुजन संख्या है हार्डी, वो आपकी 1729 है। इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसको घन के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 का घन तो 1 होगा और 12 का घन कितना होता है? 1728 होता है। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? आपके 1729 आएगा, जो कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। इसको अलग अलग जो क्यूब के रूप में तोड़ करके हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा? आपकी 1729 हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कौन सी हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में पता है? कमेंट करके बताओ। 1729 के अलावा और कौन कौन सी जो हार्डी रामानुजन संख्या होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसमें आया था आपके वर्ग के बाद में घन। तो घन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो घन का मतलब होता है जैसे क्यूब। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब, CUB क्यूब। इसका मतलब आपके 3 बार गुणा करना होता है। जैसे 2 का घन पूछे आपको, तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 2 का घन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना होता है? तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो 2 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3। इसका मतलब कितना होता है? 8 होता है। आपसे कोई पूछे कि 4 का घन कितना होता है, तो 4 का जो घन है वो 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की घात 3 हो जाएगी ये। तो 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16, और 16 को 4 से गुणा करें तो 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 64 किसका घन है? 4 का है। तो ये एक पूर्ण घन संख्या कहते हैं इसको। फिर आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि 216 किसका घन है? 216 किसका घन है, यानी कि इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है। और एक आपको 7 का घन कमेंट करके बताना है। 7 का घन कितना होता है? कमेंट करके बताओ। और 216 किसका घन है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य, साधारण ब्याज, क्रय मूल्य, या फिर आपके बट्टा। तो जो अंकित मूल्य होता है इसके ऊपर जो दी गई छूट होती है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अंकित मूल्य पर जो दी गई छूट है उसको क्या कहते हैं? तो जो रिडक्शन होता है आपके मार्क्ड प्राइस पर, MP के ऊपर, जिसको क्या कहा जाता है? तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो रिडक्शन होता है इसको डिस्काउंट कहते हैं, इसको बट्टा कहा जाता है। तो उसको क्या लिखेंगे हम? बट्टा लिख लेंगे, इसको बट्टा कहा जाता है। लेकिन ये क्रय मूल्य क्या होता है? तो मैं ये भी समझा देता हूँ कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। तो ये आपके क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जैसे मान लो किसी ने 400 रुपये में घड़ी खरीदी, तो इसका घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपये हो जाएगा। और उसने 500 में बेच दी, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस होती है, इसको अपन CP कहते हैं, इसको अपन SP कहते हैं। ये सेलिंग प्राइस होती है और ये कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि CP का जो मान है वो अगर SP से कम है इसका मतलब हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और CP ज़्यादा है और SP कम है इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। वापस समझाता हूँ मैं आपको ये कि ये जो आपकी विक्रय मूल्य इसको अपन SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस इसको कहा जाता है। और ये जो क्रय मूल्य इसको CP कहा जाता है। तो जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, लाभ होगा। और ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे मतलब CP ज़्यादा है और SP कम है तो हमें नुकसान होगा, हमें हानि होगी, हमें इसमें जो लॉस होगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर हमें ये SP कम ज़्यादा है और CP कम है इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा। और इसका उल्टा हो जाए कि ये CP ज़्यादा और SP कम, इसका मतलब हमें लॉस होगा। तो ध्यान रखना है इसमें कितने का ये प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो ये CP कम है और SP ज़्यादा है, 400 में खरीदा और 500 में बेच रहे हैं, तो हमें 100 रुपये का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। वो कैसे याद करेंगे? तो वो होता है हमारा लाभ, प्रॉफिट, जिसको हम कैसे याद करते हैं? SP माइनस CP से, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम यहाँ से 500 में से 400 को घटा देंगे तो हमारा जो लाभ है वो कितना आ जाएगा? 100 रुपये का लाभ आ जाएगा। अब एक प्रश्न आपको मैं पूछता हूँ, कमेंट करके बताना कि राम ने एक साइकिल है जो 2500 रुपये में खरीदी और उसको जो 2300 रुपये में बेच दी। ये इसमें तो खरीदी, ठीक है, खरीदी कितने में? 2500 में खरीदी और बेची कितने में? तो बेची उसको 2300 रुपये में। तो अब आपको बताना है कि इस राम को इस फायदे में, इस व्यापार में, इस सौदे में लाभ हुआ या फिर हानि, कमेंट करके बताना इसको। और आपको ये भी बताना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर कितने रुपए की हानि हुई। अगला प्रश्न आपका ये आता है कि ये आपको पता हो गया, इसमें आपको डिस्काउंट लिखेंगे, जो छूट मिलती है उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट बट्टा इसको कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है? तो देखो एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे तो एक पदी ही प्राप्त होगा। जैसे आपको A को गुणा करना है A से, तो ये एक पदी है, या फिर इसको B से गुणा कर लेते हैं, ये एक पदी है,
यह क्या हो जाएगा, ये एक पदी है और ये वाला आपका ये भी एक पदी है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस इसका जो उत्तर आएगा वो ए बी आएगा, जो कि ये भी क्या है आपका एक पदी ही है। तो एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा एक पदी ही आएगा। अगर एक पदी को द्विपदी से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर द्विपदी आता है, या द्विपदी को एक पदी से गुणा करते हैं तो भी इसका उत्तर द्विपदी ही आता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट फिर आपके, तो इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है, एक व्यंजक का एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा एक पदी ही व्यंजक प्राप्त होता है। द प्रोडक्ट ऑलवेज ऑब्टेन्ड व्हेन द जो मोनोमियल जो करेंगे हम एक्सप्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल से करेंगे तो फिर आपका जो उत्तर आएगा वो भी आपका आंसर मोनोमियल एक्सप्रेशन ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट एक पदी जो मोनोमियल, इसका करेक्ट आंसर वो रहेगा। अच्छा, मोनोमियल जो होता है उसमें आपके याद रखना एक ही पद होता है, उसमें कोई प्लस माइनस का निशान नहीं होता है। लेकिन द्विपदी होता है उसमें एक जो प्लस होता है या फिर एक माइनस का निशान होता है। जैसे बात कर लेते हैं द्विपदी की, बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल में आपके जैसे ए प्लस बी या फिर आपके 3a माइनस बी, ये एक द्विपदी का उदाहरण है। इसमें दो पद हैं, कि इसमें भी आपके दो पद हैं, ठीक है, एक प्लस हो या एक माइनस हो तो उसको अपन दो पदी के रूप में जानते। और त्रिपदी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें आपके प्लस माइनस का कोई जो दो निशान होते हैं, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये आपके त्रिपदी हैं, इसको ट्राइनोमियल कहा जाता है इसको। और ये भी आपके जो ये द्विपदी है और ये वाला ऊपर वाला आपके त्रिपदी है। फिर आपके अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर आपके ये 7वां तो हमने कर लिया, इसका जो उत्तर आपके क्या हो जाएगा, एक पदी इसका आंसर, मोनोमियल इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए की घात m और ए की घात n का गुणन किसके बराबर होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपेगा ये सेम टू सेम। ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि आधार समान होने पर गुणा में क्या होता है। तो बच्चों आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पे गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, आधार है, और ये इसकी पावर है। m और n इसका क्या है, पावर, ये इसकी घात कहलाती है। तो अगर ये नीचे वाले आधार सेम है तो ऊपर वाली घात ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की घात m प्लस n लिखेंगे। ये इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी पावर हो जाएगी। तो इसका जो उत्तर क्या आ जाएगा, a की घात m प्लस n, ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। अब ये तो आपके गुणनफल में, अगर यही संख्या आपके भाग में होती, यही संख्या अगर आपके भाग में होती तो गुणा में तो जोड़ होती है और भाग में माइनस होती है। तो भाग में जैसे a की घात m और बट्टे में आपके दे रखा है a की घात n, या फिर इसको इस रूप में दे रखा है कि a की घात m भाजक a की घात n। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की घात m माइनस n लिखेंगे, क्योंकि भाग में आपके जो आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। अब कैसे याद रखोगे, देखो गुणा का जो निशान है वो जोड़ का निशान मिलता जुलता होता है ना, एक जैसा दिखता है। तो गुणा में तो जोड़ हो जाएगी, ठीक है, और भाग आ जाए तो फिर आपको घटा लेना है, क्योंकि भाग का निशान और आपका जो बाकी का निशान एक जैसा दिखता है। ये भाग का निशान है और ये बाकी का निशान है। तो इसमें समानता और इसमें समानता है, गुणा में जुड़ेगी और भाग में घटेगी। तो इसका उत्तर आपको अच्छे से याद रखना है। मैं आपको कुछ उदाहरण लेके इसका उत्तर बताता हूँ। जैसे आपके एक संख्या दे रखी है आपको यहाँ पर कि 2 की घात 5 इंटू आपको दे रखा है 2 की घात 7। अब इसका उत्तर आपको निकालना है कि इसका उत्तर कितना होगा। तो ये आधार समान है, देखो नीचे, और ये गुणा में है। तो नीचे अगर आधार समान है और ये गुणा में है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा, 2 की घात 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर आपको निकालना है। यही अगर आपके भाग में होता ऐसे कि a की घात m और a की घात n भाजक होता तो घातें घट जाती, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे मान लो 3 की घात 7 और भाजक है आपके 3 की घात 4। इसका उत्तर निकालना कि कितना आएगा, तो इसका उत्तर निकालने के लिए 3 की घात ये भाग में है तो इसकी घातें घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके 3 की घात 3 बचेगा। अब 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, और 9 को गुणा करेंगे 3 से तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपके 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपकी कितना आएगा, ये 27 आएगा, या फिर इसको 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। और बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। आपका जो पेपर आएगा उसमें सेम क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपको। ये तो ये तो हो जाएगा आपका सेम टू सेम क्वेश्चन। इसके अलावा आपके कोई संख्या आ जाए, जैसे किसी भी संख्या की घात 0 है तो हमेशा इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। याद रखें, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो किसी भी नंबर की जो पावर 0 है, इवन इस p का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के किसी भी संख्या की जो पावर 0 है तो वो हमेशा
1 बना देगा उसको। कितना बनाएगा? 1 बना देगा। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 8 की घात 0 तो इसका उत्तर 1 आएगा। 100 की घात 0 है तो इसका भी उत्तर 1 ही आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कितना लिखना है? 1 आंसर इसका लिखना। फिर आपके लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, देखिए उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन आपके कि 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस आपके 3 की घात 0, एक तो इसका उत्तर कितना आएगा कमेंट करके बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन आपके ये है कि 1 की घात 0 इंटू 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका उत्तर कितना आता है। अगला प्रश्न आपके लिए सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए ये है कि इसका मान ज्ञात करना है कि ये जो माइनस के 4/5 दे रखा है इसको गुणा करना है 15/16 से। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये कट जाएगा, देखो ये तिरछा कट जाता है, ऊपर नीचे और तिरछा कट जाता है। ऊपर का ऊपर नहीं कटता है और नीचे वाला नीचे से नहीं कटता है, ध्यान रखना। तो ये तिरछा कट जाएगा या फिर जो इसमें ऊपर नीचे कट जाता है ऐसे। तो 5 के पार से 15 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, और 4 के पार से 16 कट जाएगा। तो ये 4 के पार से माइनस एक बार कटेगा और 16 कटेगा 4 बार। तो अब जो संख्या बची हुई इसको गुणा कर लेंगे, -1 को गुणा करेंगे 3 से। तो -1 इंटू 3 और बटे में क्या आएगा 1 इंटू 4। तो -1 को 3 से गुणा करें तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस ही आता है। दोनों प्लस प्लस से गुणा होकर प्लस ही आएगा तो 4 एकम 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो उत्तर है -3/4, इसका फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ये भाग में होता तो फिर आप कैसे करते इसको, जैसे एक संख्या आ जाए मान लो आपके कि 2/7 भाजक 2/7 भाजक 4/21, मान लो ऐसे सवाल आ जाए, ये आपको भाग में दे रखा। तो फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भाग करने के लिए इसका जो इस भाग को चेंज करते हैं गुणा में। तो भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 2/7 पहला नंबर तो वैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है, और ये भाग बदलेगा गुणा में। जैसे ही भाग गुणा में बदलेगा ये सेकंड वाला जो नंबर है ये ऊपर नीचे बदल जाएगा, ये 21 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 21/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 21/4 को हम काट देंगे। ये देखो 2 के पारे से 2 एक बार कटेगा और 4 2 बार कट जाएगा। 7 के पारे से 7 एक बार कटेगा और 21 3 बार कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3/2 इसका फाइनल उत्तर आएगा। तो भाग आ जाए तो आपको ऐसे करना है और गुणा आ जाए तो आपको ऐसे करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समीकरण को हल करना है। समीकरण ये दे रखिए आपको 4x + 3 = 6 + 2x। इसका आपको इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको जो सेम नंबर होते हैं, चाहे वो आपके जो आपके कांस्टेंट होते हैं उसको कांस्टेंट की तरफ, यानी कि अचर को अचर की तरफ, और बीजीय व्यंजक को बीजीय व्यंजक की, चर को चर के साथ में ले जाते हैं। तो x वाले को x वाले के साथ में लेना है और y वाले को बिना x वाले को बिना x वाले के साथ में लेना है। तो हमारे समीकरण क्या दे रखिए, 4x + 3 और बराबर में आपको दे रखा है 6 + 2x। तो x वाले को x वाले के साथ में ले आएंगे और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ में ले जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा, बाई टीपी करनी पड़ती है, पक्षांतरण करना पड़ता है। तो पक्षांतरण का जो नियम है वो आपको याद होना चाहिए। पक्षांतरण का नियम क्या क्या होता है, प्लस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो माइनस होती है, माइनस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा वाला बराबर से इधर आता है तो वो भाग में चला जाता है, और भाग वाला बराबर से इधर आएगा तो वो आपके गुणा में चला जाएगा। तो ये चारों नियम आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, ये पक्षांतरण के नियम है। तो इसमें क्या हो रहा है, और आपको क्या करना है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या की ओर ले जाना है। जैसे x वाला है ना, ये बड़ी संख्या है 4x और ये 2x छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो x वाला जो बड़ा होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस के 2x बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में कितना है, प्लस में 3 और बराबर में 6 है। तो ये 4 में से ये जाएगा आपके 2, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2x प्लस में आपके 3 और बराबर में 6, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2x बराबर 6 - 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 2x बराबर 3 बचेगा। हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x 2 के गुणा में, तो गुणा वाला बराबर से इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 में 2 का भाग लगा देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके, ये 3/2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये प्रश्न आपके जो कंप्लीट हुआ। फिर आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ, जैसे x/2 = 5 दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है, x/2 = 5 दे रखा है। तो इसमें आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा। इस सवाल के लिए आपको x का मान कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अजय एक प्लास्टिसिन का घनाभ बनाता है और जिसका माप 3, 2 और 3 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए यहाँ पर एक घनाभ बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, घनाभ।
तो गनाब बनाने के लिए कितने गनाबों की आवश्यकता होगी। तो आप सभी को पता है कि अच्छा इससे एक गन बनाना है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसको एक क्यूब बनाना है, तो गनाब से एक गन बनाना है। तो गन बनाने के लिए आपको जो ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे 3-3 के एक जैसे। तो देखो यहाँ पर है जो एक तो क्या क्या लिखा हुआ है, 3x2x3 लिखा हुआ है। देखो 3 का जोड़ा भी पूरा नहीं है और 2 का जोड़ा भी पूरा नहीं है। हमें मान लो 3 का जोड़ा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 3x3x2। तो एक तो हमें 3 कम पड़ेगा इसमें, और 2 कितनी बार कम है, 2 बार कम है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसको 3 से गुणा करेंगे, एक इसको 2x2 से गुणा करेंगे। तो कितने गनाबों की आवश्यकता होगी, तो 3x2x2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तब इसका जो जोड़ा है वो पूरा बन जाएगा। तो इससे कितने गनाबों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 गनाबों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3 का भी पूरा जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा 3-3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, और एक 2 का भी पूरा पूरा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये 3 से गुणा करना पड़ेगा एक तो, और एक 2x2 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 या 12 से गुणा कर रहे हैं, तो कितने गनाब की आवश्यकता पड़ेगी, 12 गनाब की आवश्यकता पड़ेगी। गनाब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एक प्रकार की 3D आकृति होती है इस प्रकार से। और इसमें आपको यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो गया, ये आपके ट्राइंगल के रूप में मतलब रेक्टेंगल के रूप में होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा रेक्टेंगल इसके अंदर होता है। फिर इसको मिलान कर लेते हैं ऐसे। तो ये जो होता है ये डिब्बा, वो एक 3D आकृति होती है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको गनाब कहा जाता है, इसको क्यूबॉइड कहा जाता है। इस गनाब के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो इस गनाब में जो देखो, एक तो इसके किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, और इसके पृष्ठ कितने होते हैं। इसके जो गनाब के जो पृष्ठ होते हैं वो आयत के जैसे होते हैं, तो आयताकार होते हैं। तो आयताकार तो इसके पृष्ठ होते हैं, और कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 तो पृष्ठ होते हैं। 6 तो क्या होते हैं, इसमें पृष्ठ होते हैं। और इसके किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं इसमें 12 इसकी कोर होती है। तो किनारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। और इसके शीर्ष कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, तो 8 इसके कोने होते हैं। 8 इसके कितने हो जाएंगे, कोने हो जाएंगे, फिर इसको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। और इसके विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण होते हैं इसमें 4। तो गनाब में विकर्ण कितने होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो याद रख लेना, गनाब में जो विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। विकर्ण का मतलब ये जो आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये तिरछा रखेंगे, ये वाला इसका विकर्ण हो जाएगा, ये इसका एक विकर्ण है। तो ये जैसे गनाब में होता है वैसे ही गन में भी होता है। गन में भी आपके 6 तो पृष्ठ होते हैं, 12 किनारा होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं, और 4 ही विकर्ण होते हैं। लेकिन इसमें जो पृष्ठ होगा गन का, वो कैसा हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। इसमें आपके वर्ग होता है, ठीक है, और इसमें आपके आयत होता है। बस ये इसमें अंतर होता है। गनाब का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गनाब का आयतन का सूत्र आपको याद कर लेना, वॉल्यूम क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, LBH होता है, लेंथ बेंथ और हाइट का, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। और इसमें जो आगे का सवाल आपके ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये रहा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपके कि नवनीत ने एक कमरा नहीं, ये कैमरा है, 8% वेट सहित है, जो 5,400 रुपये में खरीदा। वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये 8% वेट सहित है ना, तो ये कितना आ जाएगा इसमें आपके 5,400 रुपये में पड़ रहा है वो। तो वेट से पहले, मतलब वेट जोड़ने से पहले ये कितना आएगा, तो हमें जो ये 100% इसकी जो वैल्यू वो ज्ञात करनी है। ये इसका 108% है, ये कितना आपके 108%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके वेट कितना है, 8% है। तो इसमें आपको वेट जोड़ने से पहले इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि जो जैसे कैमरे का मूल्य वो, माना कि जो कैमरे का मूल्य वो 100 रुपये है। कैमरे का मूल्य कितना है, कैमरे का मूल्य वो 100 रुपये है, ठीक है। तो कैमरे का मूल्य हो जाएगा आपके 100 रुपये। और वेट कितना है इसके ऊपर, वेट है इस पर 8%। वेट कितना है, 8%। तो 8% ये वेट, ये तो बिना वेट का है। तो वेट सहित मूल्य कितना हो जाएगा, तो वेट सहित मूल्य जो है वो आपके कितना हो जाएगा, आपके 100 का 8% यानी कि 8 हो जाएगा। तो वेट सहित जो कैमरे का मूल्य कितना हो जाएगा, कैमरे का मूल्य वो हो जाएगा आपके 100 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, आपके 108 रुपये। देखो जब 100 रुपये का कैमरा था तो वेट सहित मूल्य कितना हो रहा है, आपके 108 रुपये हो रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि जब वेट सहित मूल्य आपके 5,400 रुपये हैं, तो इसको बिना वेट के कितने में खरीदा था। तो देखो वेट से तो 108 में खरीदा, और बिना वेट के इसको 100 रुपये में खरीदा है। तो आपको ये कमेंट करके इसमें समझाना है कि आपको जो 5,400 रुपये तो वेट सहित, तो बिना वेट के ये कितना मूल्य है। तो इसको एक एक नियम से करेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे कि 108 रुपये वेट सहित
कैमरे का वेट से पहले या वेट जोड़ने से पहले का मूल्य, ठीक है, वेट जोड़ने से पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 100 रुपये। 108 तो वेट सहित है और बिना वेट का कितना आपके 100 रुपये हैं। तो 1 रुपये अगर आपके वेट सहित है, 1 रुपये वेट सहित है तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 100/108 हो जाएगा। लेकिन वेट सहित मूल्य कितना है, वेट सहित मूल्य आपके 5,400 रुपये हैं। तो इसमें वेट सहित मूल्य आपके 5,400 रुपये। तो आपके वेट से पहले का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 100 और बटे में आएगा आपके 108 और इंटू में आएगा आपके 5,400 रुपये। फिर हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे यहाँ से, ये कट जाएगा 54 से कट जाएगा ये 100 बार, 54 से एक बार कटेगा और 108 आपके 2 बार कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको 2 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100 × 100। तो 100 × 2 के बारे से 100 को काट देंगे, 50 बार कट जाएगा। तो 2 एक बार कटेगा और 100 कटेगा आपके 50 बार। तो 50 को गुणा करेंगे 100 से, तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा आपके 5,000 रुपये आ जाएगा। तो वेट के बिना यानी कि वेट जोड़ने से पहले इसका मूल्य कितना आ जाएगा आपके 5,000 रुपये। इसका जो करेक्ट आंसर वो आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नियमों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये है कि 1/5 की घात -2, 1/5 की घात -2 का मान 25 होता है। इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी संख्या की घात बट्टे में हो और माइनस में हो तो उसको ऊपर ले जाते तो वो प्लस में हो जाते थे। ये क्या हो जाएगी आपकी a की घात m हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी घात माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो और ऊपर माइनस में तो नीचे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। जैसे मान लो किसी की घात माइनस के m है तो उसको 1 अगर 1 की घात m लिखेंगे तो वो प्लस में लिखेंगे ऐसे। तो ये आपके बट्टे में माइनस में तो ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगी आपकी 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 5 × 5, 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। तो ये कह रहा है कि इसका मान 25 होता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड है आपका इसमें कि -3 की घात -4 इंटू -3 की घात -3। इसका जो घात है, इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, -3 की घात +7 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, देखिए ये भी सही है गलत है। फिर इसको हल करते हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती, गुणा में है ये, तो आधार समान होने पर इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके -3 और उसकी घात कितनी है, -4 + -3। ठीक है, इनको हम जोड़ कर लेंगे। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। तो यहाँ पर आपको लिखना है -3 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, -4 और -3, जो कितना हो जाएगा, -3 की घात -7 होगा। ये तो -7 आ रहा है देखो, और ये कह रहा है कि +7 है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये वाला असत्य हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये वाला कि आधार समान होने पर इसमें भी घातें जुड़ जाएगी। ये कितना आएगा आपके, ये -3 की जगह पे -5 है। तो -5 और उसकी घात कितनी है, -4 इंटू -5 और उसकी घात है -2। तो कितना आएगा ये, -5 और उसकी घातें जुड़ेगी गुणा में, तो -4 प्लस ये +2 है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 है प्लस के, तो यहाँ पर आएगा आपके +2। तो ये कितना आ जाएगा आपके -5 और -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2 होगा। ये कह रहा है कि -2 ही आएगा, तो बिल्कुल ये वाला आपके सत्य हो जाएगा। फिर आपको इसका मानक रूप बताना है, इसका मानक रूप कितना होगा। तो ये पॉइंट आपके इस संख्या के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो संख्या है इधर आएगी तो इसकी घात -5 आ जाएगी। तो अगर इसका उत्तर आपके 3.5 इंटू -5 आके लगा रखा तो ये आपके सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -5 नहीं है, यहाँ पे -6 हैं, तो ये वाला भी आपके असत्य हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके, ये देखो इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लो इसको। कई सारे बच्चों का जो इसमें प्रॉब्लम रहती है क्या इंग्लिश मीडियम में, तो ये वाला जो आपके दे रखा है वैल्यू फाइंड करनी है। 1/5 की पावर जो है -2 तो 25 होती है, ये आपके ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला आपके ये भी आपके जो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला आपके ट्रू है और फोर्थ वाला आपके फॉल्स हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देख लेते हैं। ये वाला है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो देखो, वर्ग जो होता है वो चारों कोण बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि अंदर के कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है, और चारों कोण बराबर है तो चारों का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं, हिंदी में इसको समकोण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और 180 का जो कोण होता है इसको रिजु कोण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। ये इसको स्ट्रेट एंगल सरल कोण भी इसको कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं, सरल कोण भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है।
इसके अलावा आपके अगला प्रश्न आपके ये कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कोण पर समद्विभाजित करते, तो समचतुर्भुज जो होता है वो एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, लेकिन वो और अपना जो वर्ग है उसमें थोड़ी सी समानता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। और ये एक दूसरे को तो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो याद कर लेना, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या लंब समद्विभाजित भी करते हैं। अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण का मतलब ये होता है कि जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो कोण होंगे उनको अपन अधिक कोण कहते हैं। और 90 से कम वाला जो कोण होगा, 90 से कम वाला, उसको न्यून कोण कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और 180 और से ज़्यादा और 360 से कम, ये जो कोण होता है इसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, रिफ्लेक्ट एंगल इसको कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण इसको कहा जाएगा, ठीक है, याद कर लेना, प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री के कोण को एक पूर्ण कोण कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहा जाता है। तो याद कर लेना, मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए आपको। समबाहुभुज की सभी भुजाएं, देखो समबाहुभुज की सभी भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समान लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, समकोण लिखेंगे। समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, और इसमें आपके वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में जो भुजाएं होती है वो कौन सी भुजा बराबर होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजा, जो सम्मुख भुजा होती है, आमने सामने का मतलब सम्मुख भुजा। तो आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो भुजाएं हम इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक प्रश्न आपके लिए और कमेंट करके बताना है कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण वो तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है आयत का जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, कमेंट करके आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये है, जिसमें आपके इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी देख लें। ये इंग्लिश मीडियम वालों की क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री होता है, ठीक है। स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है उसका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल पे। और थर्ड है इसमें आपके ऑल द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, जो समबाहुभुज होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, इसकी जो ऑल साइड होती है वो इक्वल होती है। तो इसमें क्या बनना, आपको इक्वल भर देना है। इन द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है इसकी जो कौन सी साइड इक्वल होती है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। वो आपको अच्छे से याद करनी है, जैसा आपके जो पैरेललोग्राम में होता है वैसे इसमें आपके आयत में होता है। बस आयत में इस आपके जो रेक्टेंगल होता है इसमें आपके जो आयत होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। फिर आपके 15वां क्वेश्चन है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। जैसे इसमें आपके दे रखा है, इसको 0 से गुणा करना है, तो 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर -2p और -4q, तो -2 और -4 गुणा होकर प्लस के 8 हो जाएंगे, और p का q से गुणा होगा तो 8pq हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8pq हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके 3p और -9p, तो प्लस के 3 और -9 -27 हो जाएगा, और p का p से गुणा होगा तो p की घात 2 हो जाएगा। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका उत्तर आपके 27 माइनस के p² हो जाएगा। 11 × 3 11 × 33, और p² आपके ये ऑप्शन इसका रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें मिलान कर लेना है, ठीक है। इसमें इसको मिलान करेंगे, सेकंड वाला सेकंड से मिलान होगा, और थर्ड वाला फोर्थ से होगा, और फोर्थ वाला फर्स्ट से हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो मिलान करके आपको आंसर बताना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि 12 पर्चियों में से 12 पर्चियों पर जो 1 से 12 तक की संख्या लिखी हुई है उनको एक संदूक पर रखकर जो अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। संदूक के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकल जाती है, इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 1 से लगा के 12 तक की संख्या आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपके 9 प्राप्त करने की, तो 9 कितनी बार आएगा, प्रायिकता का सूत्र आपको याद करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखना है, ये प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आपको लिखना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। फिर आपको इसमें क्या करना है, अनुकूल परिणाम मतलब जिसकी संख्या पूछी जा रही है उसकी है कितनी टोटल में से। तो 9 कितनी बार आएंगे, 1 से 12 तक की गिनती में 9 कितनी बार आएंगे, तो 9 आएंगे 1 बार, और 12 तक गिनती है तो फिर आपके कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा आपके 1/12।
12। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करनी। तो एक अंक की संख्या कहाँ तक होती है? 1 से लगा के 9 तक। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9, और कुल परिणाम हो जाएंगे 12। तो 9/12 को हम काटेंगे 3 के पावर से, तो 3/4 उत्तर आएगा इसका। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, 8 से बड़ी एक संख्या। तो 8 से बड़ी संख्या फिर कौन कौन सी हो जाएगी? 9, 10, 11 और 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4, और बटे में कुल परिणाम 12। तो 4/12 का मतलब 4 कटेगा एक बार और 12 कटेंगे 3 बार, तो 1/3 आएगा। इसी प्रकार से ये बताना आपको 8 से छोटी एक संख्या। तो 8 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? 1 से 7 तक। तो अनुकूल परिणाम 7 हो जाएगा और कुल परिणाम 12 हो जाएगा। हमारा उत्तर 7/12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो अपनी प्रायिकता वो ज्ञात करनी है। एक आपको सिक्के का और एक पासे का भी याद कर लेना। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता पूछे तो आपको उसका उत्तर 1/2 करना है। और एक पासे को एक बार फेंकने पर आपसे पूछे कि सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो इसका भी उत्तर आपके 1/2 ही होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन है आपके 17वां, कि एक वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 2304 वर्ग मीटर है। तो इस वर्गाकार खेत की आपको भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका आपको क्या दे रखा है? खेत का जो क्षेत्रफल वो दे रखा है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्गाकार जो खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? वो 2304 वर्ग मीटर दे रखा है। तो क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? 2304 मीटर स्क्वायर, ये आपका मान दे रखा है। हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2304 हो जाएगा। आपको भुजा ज्ञात करनी तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसमें आपके अंडर रूट आ जाएगा। तो 2304 आ जाएगा। तो 2304 का आपको अंडर रूट ज्ञात करना है। तो अंडर रूट ज्ञात करने के लिए आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो इसमें आपके क्या क्या आएगा? जैसे पूरा आपकी जो अंडर रूट निकालने के लिए आपको भाग विधि काम में लेनी है। जैसे अब आपको इसमें तो ये पता नहीं कि किसका वर्ग है, तो आपको क्या करना है? इसमें इसको भाग विधि से हल करना है। तो भाग विधि कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपको संख्या लिखनी है 2304, फिर आपकी 2 के जोड़े बनाने, एक तो 23 का जोड़ा और एक 04 का जोड़ा। तो पहले एक जोड़ा लेंगे हम इसमें 23 का। तो एक ऐसी संख्या लेनी जिसको उसी से गुणा करें तो कितना आ जाए? 23 आ जाए। इससे छोटी संख्या आ जाए। फिर आपको लेना है 4। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 25, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो एक 4 आएगा इसमें। यहाँ तो करना माइनस, यहाँ करना प्लस। तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये बचेगा आपके 7, और यहाँ इनकी जोड़ करनी। ऊपर से आएगा आपके 04, तो ये 04 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस 8 के पास में ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी से गुणा करता आपके कितना आ जाए? आपके इसमें 4 आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 8 रख के देख लेते हैं। तो 8 × 8, 8 8 64 का हासिल का 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। तो इसका जो उत्तर आपके 48 आ जाएगा। ठीक है, 704। तो इसका जो आंसर हो कितना आ जाएगा? ये 48 का वर्ग है, 48 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इस विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड विधि से भी इसका जो वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये 2304 का वर्गमूल करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 में 1 बार, 3 में 1 बार, 5 में 10 में 5 बार और इसमें 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 10 में जाएगा आपके 5 बार, और 15 में जाएगा आपके 7 बार, और इसमें 12 में जाएगा आपके 6 बार। फिर आपके 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 17 में जाएगा आपके 8 बार, और 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देना है 144 बार। फिर 2 का भाग देना है 72 बार। फिर 2 का भाग 36 बार। फिर 2 का भाग 18 बार। फिर 2 का भाग 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग देना है, और 3 में फिर वापस 3 का भाग देना है। फिर इसके करने 2 के जोड़े। तो 2 के जोड़े बनाने 2 2 2 2 और 3। तो ये आएगा आपके अंडर रूट 2304 बराबर आ जाएगा आपके अंडर रूट में लिखेंगे इसको पूरा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 1 2 3 और एक और जोड़ा बनेगा 2 का, और एक जोड़ा बनेगा 3 का। तो हम इसमें से एक एक जोड़ा जो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ आएगा आपके 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा। तो क्या क्या आएगा आपके 2 × 2 × 2 × 2, और एक बार आएगा आपके 3। तो गुणा कर लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3। तो 4 × 4 × 3, तो ये कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 × 3 करेंगे तो 16 3 कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो इसका जो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा? 48, 48 इसका आंसर आएगा।
तो ये जो विधि है इसको तो अपन कहते हैं गुणनखंड विधि और इसको कहा जाता है भाग विधि। आपको जो भी विधि समझ में आए उस विधि से हम इसका उत्तर निकालेंगे, दोनों से उत्तर आपके 48 ही आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 18वां कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये इसके आसन कोण बराबर हैं, ठीक है। आसन कोण का मतलब होता है इसके लगातार जो कोण है वो बराबर है, तो सभी कोणों का माप इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है समांतर चतुर्भुज का ये, और इसमें आपके जो आसन कोण क्या होते हैं वो देख लो पहले। आसन कोण का मतलब दो लगातार कोण, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसमें आसन कोण कौन कौन से, ए और डी आसन कोण है, मतलब लगातार कोण, या फिर ए और बी आसन कोण है, या फिर हम बात करें बी और सी की तो ये आसन कोण है। कोई से भी दो कोण लगातार आ रहे हैं वो आसन कोण है, मतलब पड़ोसी जो होते हैं उसके आसन कोण कहलाते हैं। तो और पड़ोसी को छोड़ के सामने वाले जो कोण होते हैं उसको सम्मुख कोण कहा जाता है, ठीक है। इसको हम आसन कोण कहेंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण की जोड़ करेंगे तो उनकी जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आती है। तो आसन कोणों का जो मान होता है, योग होता है, वो 180 के बराबर आता है। ये संपूरक होते हैं और इसके जो लगातार जो कोण होते हैं उनके योग हमेशा 180, ये लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इनको मान लेंगे कि माना कि जो आसन कोण है वो ये है ए और ये है डी। अब ये कह रहे हैं कि इसके जो आसन कोणों की जो माप है वो बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और डी का मान बराबर ले लेंगे। आसन कोण बराबर है तो कोण ए प्लस कोण डी है, तो इसका जो जोड़ है वो कितना आएगा, 180 आएगा। तो कोण ए कितना है, एक्स है, और कोण बी कितना, वो भी एक्स है, डी कितना, वो भी एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा आपके 180 हो जाएगा बराबर। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि आसन कोण संपूरक होते हैं। जो समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, उसमें आसन कोण कैसे होते हैं, तो आसन कोण संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है उसको अपन संपूरक कोण कहते हैं। तो आसन कोण संपूरक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो x प्लस एक्स 180, ये 2x बराबर 180, तो x बराबर कितना आएगा आपके 180/2, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा आपके 90 डिग्री आएगा। x हमने एक कोण माना था, तो कोण a का मान कितना आया, कोण a बराबर आपका, जो कोण a बराबर है वो आपका 90 डिग्री है, और कोण d बराबर भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका 90 ही होगा। अब देखो कोण a और कोण c बराबर होते हैं, क्या कारण है इसका, तो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण a बराबर कोण c बराबर होते हैं, वो कितना आएगा आपके 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब वो कौन सा कोण है, वो सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण हमारा जो b है वो कोण d के बराबर होगा, ये भी आपके 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब इसके चारों ही कोण 90-90 के। तो ये समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो फिर इस समांतर चतुर्भुज को हम कहेंगे आयत, जिसके चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 के होते हैं, उसको अपन फिर समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। तो ये वाला जो आपकी आकृति वो कैसी हो जाएगी, आयत हो जाएगी। तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट है ये कि 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको अंतर बताना है। तो पहले तो आपको उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको मूलधन लिखना है। तो जो राशि है उसको मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। तो ये तो हो जाएगा इसका मूलधन 10,000 रुपये। समय कितना है, तो समय है हमारे पास में 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। और इसमें आपकी दर कितनी है, तो दर है हमारे पास में 15%। ये इसकी दर हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है इसका साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें सरल ब्याज का या साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा 100, यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इसमें फॉर्मूला आपको लिखना है मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बटे में कितना आएगा आपके 100 आएगा। तो मूलधन का मान इसमें लिखेंगे 10,000 है। मूलधन कितना हो जाएगा आपके 10,000 हो जाएगा, इंटू समय आपके 2 वर्ष हो जाएगा, और दर आपके 15% है, और बराबर में आपके जो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है इसमें, इस 100 के 2 जीरो से इस 10,000 के 2 जीरो को काट देना है। 15 को गुणा कर लेना है 2 से, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 को गुणा करना है 100 से, तो इधर कितना हो जाएगा आपके 100 इंटू 15 दूनी 30। तो 30 को 100 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा आपके 3,000 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है आपके 3,000 रुपये। ये कौन सा आपके ब्याज आया, ये आपका SI आया, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसको इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं, इसको P इंटू R इंटू T हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल रेट और टाइम, या प्रिंसिपल टाइम और रेट इसमें आप लिख के बट्टे में आप 100 लिख लेंगे। तो
आपका जो पूरा सवाल इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको याद करना है इसमें चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका जो सवाल है वो सही होगा। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र याद करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो चक्रवर्ती जो ब्याज होती है, चक्रवर्ती ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन इसका सूत्र होता है मूलधन कोष्टक या इंटू 1 प्लस समय, 1 प्लस दर, समय नहीं 1 प्लस दर, और बटे में आपके आता है 100 और इसकी घात आती है आपके समय, और माइनस में वापस आता है आपका मूलधन। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है हिंदी में। इंग्लिश में मीडियम वाले याद करें तो ये आपके CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल कॉस्ट इंटू मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर n या t, और माइनस में वापस प्रिंसिपल आता है। तो ये इसके जो इंग्लिश मीडियम वालों के फॉर्मूला होता है। मान लिखेंगे इसमें, तो ये देखो मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपके इसमें 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 कोष्टक, ये इंटू में आएगा यहाँ पे, और 1 प्लस दर कितनी है 15, और बटे में आएगा आपके 100 और इसकी घात कितनी आएगी 2, और माइनस में वापस मूलधन 10,000 को माइनस कर देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस है, तो ये आपको यहाँ पे सीधा मैं तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका। जब यहाँ पे प्लस हो तो 100 में 15 को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये तो 10,000 तो वैसे वैसे लिखेंगे, इंटू 100 में 15 जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा आपके 115, और बटे में आएगा आपके 100 और इसकी घात आएगी 2, और माइनस में आएगी आपके 10,000 रुपये। तो पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपके 10,000 इंटू ये 115 दो बार है, तो इसकी घात 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे इसको, 115 इंटू बटे में 100 इंटू 115 बटे में 100, और माइनस में आएगा आपके 10,000। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, इस 100 के 2 जीरो से इसके 100 के 2 जीरो कट जाएंगे। इधर वाले 10,000 के 100 जीरो नहीं कटेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो गुणा भाग वाले कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, 115 को गुणा करेंगे 115 से, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पे 10,000 रुपये। तो 115 को 115 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके, 115 को 115 से गुणा करेंगे तो 13,225 आएगा। तो 13,225 माइनस करेंगे हम यहाँ पे 10,000, तो इसमें से हम क्या करेंगे 10,000 माइनस कर लेंगे। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 10,000 तो ये 13,225, इनमें से माइनस करेंगे 10,000 तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 3,225 आएगा। कितना उत्तर आएगा आपके, 3,225। तो ये क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज आया, ठीक है, चक्रवर्ती क्या आ गया आपके ब्याज आ गया। अब देखो हमेशा जो चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा होता है और जो साधारण ब्याज होता है वो कम होता है, तो इसमें क्या करेंगे अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज का अंतर तो इसमें आप निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज, और माइनस में क्या करेंगे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, ये हम ये लिखेंगे। चक्रवर्ती ब्याज कितना है तो 3,225 है, और माइनस साधारण ब्याज कितना है 3,000 है, तो माइनस करेंगे इसको यहाँ पे तो बचेगा कितना 225 आएगा। तो अंतर कितना है आपके इसमें ब्याज का अंतर 225 रुपये इसका अंतर आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे 225 रुपये। तो यहाँ पर अगला सवाल आपके कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर इस समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी वो आपको इसमें बताना है। तो देखो ये इसमें आपके अनुपात वाला है सवाल है ये। तो सबसे पहले तो इसमें आपके बच्चों के विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थी इसमें आपके हो जाएंगे 200, ठीक है, विद्यार्थी कितने इसमें आपके 200, और भोजन सामग्री कितने दिन की है, तो भोजन सामग्री की जो है आपके वो है 20, भोजन सामग्री जो है आपके 20 दिन की है। भोजन सामग्री कितनी है आपके 20 दिन की, ठीक है। अतिरिक्त कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, तो अतिरिक्त विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, अतिरिक्त विद्यार्थी वो आप लिखेंगे इसमें, अतिरिक्त विद्यार्थी वो आ जाएंगे 50, ठीक है, कितने आ जाएंगे 50 विद्यार्थी। तो अब कुल कितने हो जाएंगे, तो अब कुल जो विद्यार्थी वो कितने हो जाएंगे, देखो अगर 200 विद्यार्थी है तो 20 दिन चलेगा, ठीक है, लेकिन 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो फिर आपके 250 हो जाएंगे। तो अब कुल जो विद्यार्थी वो कितने हो जाएंगे, अब कुल जो विद्यार्थी हैं वो आपके 200 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आएगा आपके 200 प्लस 50 यानी कि 250 आ जाएगा। अब 250 विद्यार्थियों का जो वह भोजन है, पहले तो ये 200 का 20 दिन चल रहा था, अब 250 का कितने दिन चलेगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पष्ट है कि 200 का जो खाना है वो 20 दिन चलेगा, तो हमें ये बताना है कि 250 विद्यार्थियों के लिए खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। 250 अगर विद्यार्थी तो खाना वही खाना कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो इसका अनुपात है वो कैसा है, सीधा अनुपात है या फिर
यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात है, तो यहाँ पर अनुपात उल्टा है। अगर विद्यार्थी कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा और विद्यार्थी ज़्यादा होंगे तो खाना कम दिन चलेगा। तो ये व्युत्क्रम अनुपात है। तो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे इस प्रकार से। तो हमें ज्ञात करना है कि अब खाना जी कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो माना कि जो खाना है वो x दिन चलेगा, माना कि खाना जो है अब x दिन चलेगा, खाना अब x दिन चलेगा। ठीक है, तो 250 विद्यार्थियों का खाना वो अब कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पे, जिसमें आपको विद्यार्थियों की संख्या और खाने के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है अपने, तो विद्यार्थियों की संख्या अपने 200। और तो दिन कितने हैं, तो दिन ही अपने पास में है 20 दिन। 200 विद्यार्थियों का खाना कितने दिन चल रहा है, 20 दिन चल रहा है। तो लेकिन विद्यार्थी कितने हैं, 250 है। अब कितने दिन चलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, व्युत्क्रम अनुपात देखना है। इसमें अनुपात कौन सा है, इसमें जो अनुपात है वो व्युत्क्रम अनुपात है। इसमें जो अनुपात है वो कौन से, व्युत्क्रम अनुपात है। यहाँ जो अनुपात है वो कैसा है, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ जो भोजन और विद्यार्थी और दिनों की संख्या में जो अनुपात है वो व्युत्क्रम अनुपात है। यहाँ व्युत्क्रम अनुपात है, क्या लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम अनुपात है। तो व्युत्क्रम अनुपात होने के कारण हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम अनुपात में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे और इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो व्युत्क्रम अनुपात है तो 200 × 20 बराबर 250 × x हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करें तो 250 को यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके 200 × 20 और बटे में आएगा आपके 250 और बराबर में आएगा आपका x। काटेंगे इसको काट लेते 50 के पारे से। तो 50 के पारे से 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। फिर इसको और काटेंगे तो 5 के पारे से कटेगा ये 1 बार और ये 20 कटेगा 4 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 4 × 4 आ जाएगा। तो 4 चौ कितना हो जाएगा 16, इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब भोजन कितना दिन चलेगा आपके 16 दिन चलेगा। पहले वही भोजन 20 दिन चल रहा था 200 विद्यार्थियों का, तो 50 विद्यार्थी और आने के कारण अब हमारा जो भोजन है वो 16 दिन ही चलेगा, 4 दिन अब कम चलेगा। तो ये इस प्रकार से आपको जिसका आंसर है वो लिखना है। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कि आपका जो अपने सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ। ठीक है, आपके जो प्रश्न आए जैसे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, मैंने आपको बताया प्रथम कौन सा था और अंतिम कौन सा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग और अंतिम कौन सा था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ज्यूम खेती, गुमंतु खेती आपको बताया था ये। और फिर आपके जो वेदिका फार्म किसके लिए बनाए जाते हैं, तो तीव्र ढाल वाले खेतों के लिए बनाए जाते हैं। और वन आधारित उद्योग कौन सा है, तो फिर आपके जो वन आधारित जो उद्योग है वो उसमें आपके जो कागज़ और लुगदी उद्योग हो जाएगा। फिर विशाल वन भूमियों को साफ किसके लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर आपके उपरोक्त सभी क्या होगा, खनन, इमारती लकड़ी और विशाल उद्योग के लिए। और जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और फिर आपके अगला प्रश्न है कि ऊँट महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है, तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। आपने पूरा पेपर इसको सोल्व किया होगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि समीकरण में आपको जो इसका हल करना और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो इसको हल करते हैं। तो ये आपके 15 को गुणा करेंगे y से, तो ये क्या हो जाएगा आपके 15y - 15 चौक 60 - 2y - 2 में 18 और फिर आपके प्लस करना इसमें +5y और प्लस में 5 छंग 30 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये 15 5 ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 20y - 2y और ये केस में जुड़ेगा तो ये माइनस के 18 और माइनस के 60 जुड़ जाएंगे, माइनस के 78 हो जाएगा और प्लस में आपका 30 आएगा और बराबर में 0 आएगा। फिर 20 में से 2y घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 18y इसमें बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपके 18y और इधर कितना बचेगा, तो 18y माइनस की संख्या बचेगी इधर, तो ये माइनस के 48 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के देखो ये 30 घटाएंगे 78 में से 30 घटाएंगे तो 8 और 4 48 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 48 बराबर 0। अब आपको y का मान ज्ञात करना है तो 18y बराबर प्लस के 48 हो जाएगा और y बराबर कितना आएगा आपके 48/18 हो जाएगा। तो ये 2 के बार से काट लेंगे, 6 के बार से काट देंगे तो 6 के बार से कट जाएगा 6 8 48 और 6 के बार से कट जाएगा ये 18 3 बार, तो 8/3 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, इसका एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए अपने इसका कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र पर बनने वाला कोण बनाना पड़ेगा। तो कोण कितना बनेगा, कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको टोटल संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे वाहन चालक की गलती से कितने लोग होते, 30 है, तो 30 बटा आपके इसको कोण ज्ञात करने के लिए 120 लिखेंगे।
इसका भाग हो जाएगा वाहन चालक की गलती से, और उसका कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा आपके 12 एकम 12, 12 3 36, 3 बार कटेगा, 3 को 30 से गुणा करें तो ये आपके 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, तो 25 ये 3 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर 40 लिखेंगे यहाँ पे, तो 40 का 3 से गुणा करें तो 120 हो जाएगा। फिर 25 वाला वापस 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पूरा कोण है वो बनेगा इसमें, और इसका जो पाई चार्ट है वो आपको डायग्राम के रूप में ऐसे बनाना है। ये एक वृत्त बनाना है, बीच में आपको एक लाइन खींचनी है, और यहाँ पर आपको 90 का कोण बनाना है एक, तो ये बन जाएगा 90 का कोण। फिर बनाना आपको 75 का, तो इससे थोड़ा सा ये इधर वाला 75 हो जाएगा, फिर 120 का हो जाएगा, और ये बचा हुआ एक 75 का कोण और हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो पूरा कोण है वो बना लेना है। यहाँ पे कोण आपके 75 का हो जाएगा, ये 90 का कोण हो जाएगा, और ये कोण आपके 120 का हो जाएगा, और ये वाला 75 का हो जाएगा। फिर आपको इसमें अपना नाम लिख लेना है, जैसे शराब सेवन करने वाले, वाहन चालक की गलती से, वाहन तेज़ चलाने वाले, और अनुशासन भंग करने वाले। इस प्रकार से आपको चारों नाम इसमें लिखना है। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, इस प्रकार से इसका जो पेपर आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके इसमें गुणनखंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको जो इसमें आपके कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा आपके x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ax प्लस b बचेगा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड वाला ये, इसमें से आपको 2 a कॉमन निकालना है। तो सेकंड वाला है अपने ये 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस में 2, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे 2a, तो 2a कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपका 5b बचेगा, और प्लस में ये 2a बाहर आएगा, तो इधर प्लस के 2 ही बचेंगे। तो 5b प्लस 2 आपके 5b प्लस 2 है, तो यहाँ पे कॉमन 1 निकालेंगे, तो 5b प्लस 2 वैसे वैसे बचेगा। तो हम कॉमन 2 बार को 1 बार लिखेंगे, तो 5b प्लस 2, और इधर आएगा आपके 2a प्लस 1, तो 2a प्लस 1 ये एक गुणनखंड हो जाएगा, और दूसरा आपके 5b प्लस 2 वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये वाला करना है, तो ये वाला भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें ये आपके एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और दूसरा लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे। तो इसका जो उत्तर आपके कितना आ जाएगा, ये इसको हम पहले फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो 4p स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अपन 2p का होल स्क्वायर, माइनस 9q है तो इसको लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और दूसरा वाला होता है a माइनस बी। तो a और b का मान लिखेंगे, इसमें a का मान 2p है और b का मान 3q है। इसी प्रकार से 2p और माइनस में 3q, ये इसका जो फाइनल उत्तर है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको जो कॉमन निकालना है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। फिर आपके सेकंड वाला है, इसमें आपको गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा आपके 10x 25, और नीचे बटे में दे रखा आपको 2x माइनस 5। तो इससे 10x इसको कॉमन निकालेंगे, तो 10x माइनस 25, तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, और बटे में आएगा आपके 2x और माइनस में 5। तो इसका जो ऊपर इसमें कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपके 2x माइनस 5, और बटे में आएगा आपके 2x माइनस 5। तो यहाँ पर ये 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कट जाएगा, और इसका जो फाइनल उत्तर आपके 5 आएगा। फिर आपके सेकंड वाला है x स्क्वायर माइनस 16, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और बटे में आएगा आपके x प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, सेम टू सेम। तो x प्लस 4 और x माइनस 4, और बटे में आएगा आपके x प्लस 4 वाला। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, और बचेगा हमारा x माइनस 4, ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा। फिर आपके तीसरा वाला है, तो इसमें जो 2x प्लस 1 है, इससे 2x प्लस 1 कट जाएगा, और हमारा उत्तर बचेगा 5 कोष्ठक 3x प्लस 5 बचेगा। और इसमें से हम 6 कॉमन निकालेंगे, तो 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका 6a माइनस 8 बचेगा, और बटे में कितना आएगा आपके 6 आएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा आपके 6a माइनस 8। फिर आपके अगला सवाल है कि ए से बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो आपको बेलन का क्या लगाना पड़ेगा, इसमें बेलन का लगाना पड़ेगा इसमें आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दे रखा आपको 968, और इसमें जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, और h बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें ज्ञात करते हैं बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r कोष्ठक h प्लस r, और बराबर में आएगा आपके 968। r का मान हमें लिखना है कितना है, ये 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22 बटा
7 इंटू आर का मान 7 कोष्टक h प्लस आर का मान 7 बराबर में 968। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा और 2 इंटू 22 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे। तो h प्लस 7 बराबर क्या आएगा आपके 968 और बटे में आएगा आपका 2 इंटू 22। ये 22 के पार से कट जाएगा, ठीक है। 22 के पार से ये कटेगा आपके 4 बार। तो 22 के पार से कटेगा 4 बार और ये 4 बार, 44 बार ये कट जाएगा, ठीक है। 22 चौक 88 और 22 चौक 88। फिर ये कटेगा 22 के और 2 के पार से कट जाएगा। तो h प्लस 7 बराबर ये 44 बटे 2 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। तो h का मान ज्ञात करना है तो 22 माइनस 7 हो जाएगा। तो 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके 15, इसका उत्तर रहेगा। अगर मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। ऐसे आपको इसकी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, इसमें आपके साथ में दे रखा है कि एक खोखले बेलन का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसको जो काट कर 32 सेमी चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो चादर का आपको परिमाप ज्ञात करना है। और फिर आपके इसके अथवा में दे रखा वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसके अथवा में है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें जो इसकी बाड़ की लंबाई ABCD जो है इसकी बाड़ की लंबाई कितनी है 125 है और BC जो दे रखा आपको कितना दे रखा है 48। जो BC है वो आपकी 48 है और इसके अलावा जो CD है वो CD कितना दे रखा है आपके 17 दे रखा है और AD कितना दे रखा है वो 40 दे रखा है। तो आपको इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। इसमें भुजा AB के समांतर है, भुजा AB समांतर भुजाओं ये जो AD और BC है इसके ऊपर लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको क्या करना है इसमें जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो आपको ये समांतर भुजाओं का तो योग तो पता है, ठीक है। ये 40 और ये 48 जोड़ कर लेंगे, लेकिन ये वाले इनकी जो बीच की दूरी है वो हमें नहीं पता है। तो ये दूरी कितनी वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ के 125 में से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके 40 और 40 80, 80 और 8 88, 88 में जोड़ेंगे हम ये 7 तो 95 और 95 में हम यहाँ पे जोड़ेंगे 10 तो ये हो जाएगा आपके 105। तो इन सभी की जो जोड़ आपके 105 आएगी। तो 125 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके ये 20 बचेगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी आपके 20 आ जाएगी। तो इसमें A बराबर आ जाएगा आपके, ये A बराबर है आपके 40 और B बराबर है आपके 48 और H बराबर कितना आ जाएगा आपके 20 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू 40 प्लस 48 और इंटू में आपके आएगा 20 इंटू करेंगे 20। तो 2 के बार से 20 कटेगा 10 बार और 40 और 48 ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 88, ये हो जाएगा 88। और फिर आपके ये आएगा इसमें, ये आ जाएगा इसमें आपके 88 और इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 880 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर कितना आएगा 880 सेंटीमीटर। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 300 है और इसका जो आधार का क्षेत्रफल 25 है। तो इसमें आपको क्या करना है घनाभ के जो हमारा जो आयतन है इसका फॉर्मूला लगाना है। घनाभ का आयतन वो कितना दे रखा है आपको, तो घनाभ का जो आयतन दे रखा है वो आपको लिखना है इसमें 300। ये दे रखा आपको 300 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका सूत्र क्या होता है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर एक और दूसरा सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो ये भी इसमें आप याद रखें। तो बराबर कितना आ जाएगा आपके 300 आ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल है कितना इसमें, तो वो दे रखा आपको 25, तो 25 इंटू ऊँचाई और बराबर में क्या आ जाएगा आपके 300। तो ऊंचाई ज्ञात करनी तो 25 का इसमें भाग लगा देंगे। तो ऊंचाई बराबर 300 और बटे में आ जाएगा आपका 25, तो भाग लगा देंगे इसमें। तो भाग चला जाएगा इसमें आपके 25 एकम 25, ठीक है, भाग जाएगा एक बार और 25 दूनी 50, तो 2 बार भाग चला जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके, इसकी ऊंचाई जो आएगी वो 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अंतिम सवाल है जिसमें आपके ग्राफ पूछा जाएगा। तो ग्राफ बहुत ही आसान होता है, इसको आपको बनाना सीख लेना है। एक अक्ष पे आपको जमा धन लेना है, दूसरे अक्ष पे आपको साधारण ब्याज लेना है और ये जितना दे रखा उतना ही ले लेना है। ये 500, 1000, 2000, 3000 इस रूप में लेना है। पहले ये देख लेना है इनके बीच की जो दूरी वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना। तो आइए इसका जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से लाइन खींचनी है। वो ग्राफ आपको बना रखा होगा, दे रखा होगा, उसी में से आपको बनाना है। तो इधर तो ले लेंगे हम यहाँ पे रुपये, तो इधर तो आ जाएगा आपका रुपये आ जाएगा आपके जैसे 500, फिर आपके 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद में 1500 आ जाएगा, 1500 के बाद में आपके 2000 आ जाएगा,
फिर आपके 2500 आ जाएगा, फिर आपके 3000 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो अपना जो मान है वो लिख लेना है। और इधर क्या क्या आएगा आपके 80 आ जाएगा, फिर आएगा आपके 60, 160, इसके बाद में आएगा आपके 240 और एक आएगा आपके 320। पहला आपके 500 के ऊपर कितना है 80 रुपये थे, आपको यहाँ पर देना है। दूसरा आपके 1000 के ऊपर 160 है तो 160 आपको यहाँ पर देना है। तीसरा आपके 2000 के ऊपर कितना है तो 2000 के ऊपर 240 तो ये आपको यहाँ पे 2000 के ऊपर ये 240 यहाँ भरना है। और 3000 के ऊपर कितना है तो 320 है तो आपको ये यहाँ पर भर देना है। फिर आपको इन सभी को क्या करना है मिलान कर लेना है और आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। इसके अलावा आपको इसमें पैमाना भी लिखना है, ठीक है। पैमाना लिखना है तो पैमाना कैसे लिखेंगे, तो पैमाना लिखेंगे इसमें कि एक्स अक्ष पे कितना लिया हमने, इनमें कितने का गैप है 80 का गैप है। तो ये वाई एक्स पे हो जाएगा और ये वाला ऊपर वाला एक्स अक्ष पे हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पे तो हमने लिया 500 रुपये और वाई एक्स पे लिया हमने 80 रुपये। या फिर आपके अथवा में दे रखा होगा उसका आपको क्या करना है, ये जो आपके आलेख दे रखा होगा उसको आपको ग्राफ को बनाना है। तो इसके लिए भी वो सेम ही प्रोसेस है, एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींचनी है और फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे 100 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 200 आ जाएगा, 200 के बाद में 300 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 400। इधर आएगा आपके 20 आएगा, इधर आपके 40 आएगा, इधर आपके 60 आएगा और इधर आपके 80 आएगा। 20 पे 100, 200 पे 40 है, 300 पे 60 है और 400 पे 80 है। फिर इनको मिलान करेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि मूल बिंदु से होके गुजरती हैं। तो क्या ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ ये मूल बिंदु से गुजरता है। फिर आपको बताना है कि 150 रुपये का ब्याज कितना आएगा, तो 150 जो कि 100 और 200 के बीच में आएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 150। इधर कितना आएगा तो ये 30 रुपये आएगा, कितना आ जाएगा ये 30 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसमें आपको पैमाना वगैरह भी सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो पैमाना आप लिखेंगे, मैं आपको और इसका जो ग्राफ है डिटेल से बताऊंगा, उसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो फुल डिटेल से सोल्यूशन इसका और एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएगा उसका मैं आपको और लाने वाला हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 29 मार्च के लिए। तो इसको शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ तक वीडियो देखा, निश्चित रूप से वो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है और आपका जो सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का वो पूरा होगा। क्योंकि तैयारी आप इतनी शानदार करें तो आपका तैयारी का जो सपना जो आपको फल है वो ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके और भी मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो सके। और सामाजिक का पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। वॉइस राय वगैरह मैंने आपके जो बताए थे उनमें से कोई प्रश्न आपके आया या फिर नहीं आया है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो और ऐप के ऊपर आपके टेस्ट डाल रखे, उन टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। मिलते हैं, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर आपको जो अपनी कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज है उसमें जाना है और वहाँ से इसकी जो पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी।